नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, किस तरह से भारत में संवैधानिक विकास आगे बढ़ा और 1935 के भारत शासन अधिनियम पे आकर के वो पूर्ण हुआ। तो उस पूरे संवैधानिक विकास को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधित अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, साथ ही साथ 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नए अधिनियम को देखते हैं और ये अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जो पहले प्रावधान पे इस पे डिस्कस करते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आप देखते हैं कि 1793 में अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1793 से 1813 आपका 20 साल हो गए। तो जब 1813 में आकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया भारत में, लेकिन चाय के व्यापार पे और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको अभी कंटिन्यू किया गया। अब आप देखें कि ये हुआ क्यों, ऐसा क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि ये एकाधिकार समाप्त करने की ज़रूरत पड़ गई। तो आप देखते हैं कि 1750-60 में आप इंग्लैंड में होती है औद्योगिक क्रांति। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज और भी आ जाती हैं। अब उन कंपनियों ने संसद पे दबाव डाला कि सिर्फ एक ही कंपनी भारत के साथ व्यापार क्यों करे, हम भी आपके देश में हैं और हमने भी कंपनी बनाई है, तो हमें भी मुनाफा कमाने का, हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह का जब दबाव पड़ता रहा तो धीरे धीरे करके मतलब औद्योगिक क्रांति के चलते बहुत सी कंपनीज निकल के आई। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये औद्योगिक क्रांति से निकली हुई कंपनी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पुरानी कंपनी है। तो अब जो ये कंपनीज हैं, उन कंपनीज का जब दबाव पड़ा संसद में, तो उन्हीं दबाव के चलते ही संसद ने ये नया कानून बनाया जिसमें कि जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त किया गया। लेकिन अभी इस अधिनियम में चाय और चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था वो बना रहा, उसको नहीं समाप्त किया गया। यही इस अधिनियम में थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो आपका उत्तर होगा 1813 में। लेकिन 1813 में क्या है, चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, यानी कि पूर्णतः नहीं लिखा है। अगर यहीं पर पूर्णतः हो तो पूर्णतः ये जाकर समाप्त होगा 1833 के अधिनियम में। तो यहाँ पर चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, शेष व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो पहला प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी जो कंपनीज निकल के आई, उन कंपनीज ने संसद पे अपना दबाव डाला कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। और संसद को वो क्यों मना करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज भारत में आके व्यापार करेंगी उतना ही राजस्व इंग्लैंड को मिलेगा। तो वो क्यों मना करने लगे, और इसी के आधार पर ये नियम बनाया गया। दूसरा, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान। अब देखिए, जो पहला प्रावधान है उसी से आपका दूसरा प्रावधान निकल रहा है कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना। तो अभी तक क्या था कि अभी तक भारत के साथ में सिर्फ एक कंपनी व्यापार कर रही थी। तो व्यापार क्या था, सरल था, सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार कर रही थी। अब क्या हुआ, जब बहुत सारी कंपनीज आ गई तो व्यापार में आ गई जटिलता। अब जब व्यापार में जटिलता आ गई तो जो नियम कानून थे वो भी जटिल हुए। और अब क्या हुआ कि वो जो नियम कानून हैं वो थे अंग्रेजी भाषा में। तो अब आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो कि अंग्रेजी भाषा को समझ सके और अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने आगे स्प्रेड कर सके, फैला सके, लोगों को अपनी बात को बता सके। अब मान लीजिए कि उस समय
हम आप होते और हम लोग अंग्रेजी शिक्षा हम लोगों को मिल गई होती तो क्या होता, कहीं किसी दफ्तर में बाबू की नौकरी मिल जाती तुरंत, और हमसे ये अपेक्षाएं रखी जाती कि हमें जो भी नियम कानून हैं उनको हमें पढ़ना है और आगे हमको उसे बता देना, क्योंकि हम लोग दो भाषा तो जानते ही हैं, एक तो अंग्रेजी सीख ली और हिंदी हमारी मातृभाषा है, या हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज तो होगी ही, तो वो लोकल लैंग्वेज हम अंग्रेजी को समझ लें और फिर जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम वहाँ की लोकेलिटी के, वहाँ के लोगों को उन नियमों कानूनों के बारे में बता सकें। तो जो यहाँ पर शिक्षा पर खर्च करने का जो प्रावधान रखा गया था, इसका उद्देश्य था कि भारत में एक अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तैयार करना, ताकि जो नियम कानून अब जटिल बन गए हैं उनका सही तरीके से संचालन हो सके, लोगों तक उन नियमों की जानकारी पहुंच सके। यहाँ पर शिक्षा पे खर्च करने का उद्देश्य हमारे नैतिक स्तर को बढ़ाना बिल्कुल नहीं था, जो कि शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? हमारे नैतिक स्तर को ऊंचा करना, हम एक सही और गलत इसके बीच में फ़र्क समझ सकें, यही तो होता है शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य ये जो 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है, ये इस उद्देश्य पे नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य जो है वो एक अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को तैयार करना था, जो कि इन नियम कानूनों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो ये इस प्रावधान का मुख्य सार था। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रावधान। तीसरा प्रावधान जो है, इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरीज़ को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। देखिए, ईसाई मिशनरीज़ ने भारत में आना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें धर्म प्रचार की अनुमति नहीं मिली थी। 1813 के अधिनियम से धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है, और आगे चल कर के आप देखेंगे किस तरह से धर्म प्रचार तो छोड़िए, धर्मांतरण प्रारंभ कर देते हैं वो, और इतना ज़्यादा कि देखते हैं कहाँ पे अकाल पड़ रहा है, और मनाते थे ईश्वर से कि कहीं अकाल पड़े और कहीं महामारी आए तो हम उन लोगों को भोजन वगैरह दे करके और अपनी तरफ आकर्षित कर लें। तो यहाँ इसी अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली, और फिर जब अनुमति मिल गई, एक बार होता है ना, आप किसी को कहीं खड़े होने की जगह दे दीजिए, फिर वो बैठने का और फिर लेटने का अपना जुगाड़ खुद कर लेता है। वो ही फिर ईसाई मिशनरियों ने किया कि उन्हें धर्म प्रचार की अनुमति मिली, फिर उन्होंने धर्मांतरण करना जो प्रारंभ किया, तो फिर वो अन्य बहाने कोई ना कोई तरीका ढूंढ करके वो धर्मांतरण करने पे उतर आए। तो यहाँ इस अधिनियम में जो मुख्य प्रावधान है, या जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वो यही 3 मुख्य प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूर्णतः शब्द नहीं लगा है। प्रश्न जब भी आए तो इस बात को क्योंकि 2 तरीके से ही प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है कि पूर्णतः कब समाप्त किया गया या पूरी तरह से कब समाप्त किया गया, और एक साधारण सा प्रश्न आता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कब समाप्त किया गया। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, तो वो भी आपका 1813 का चार्टर अधिनियम है। तो यहाँ पर इस अधिनियम से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपके समक्ष हैं। साथ ही साथ इन पे जो व्याख्या की गई है कि आप देखिए कि एकाधिकार क्यों ऐसी स्थिति बनी एकाधिकार समाप्त करने की, क्योंकि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, तो उन सभी को व्यापार करना था, उनको व्यापारिक अधिकार प्रदान करने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त करना पड़ा। दूसरी चीज़, जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे क्यों खर्च करना पड़ रहा है? ताकि अब इतनी सारी कंपनीज आ गई, जो व्यापार व्यवस्था है वो बहुत जटिल हो गए, तो जो नियम कानून है, वो जो अंग्रेजी में नियम कानून है, उनको समझने वाला एक अंग्रेजी शिक्षित वर्ग भारत में तैयार किया जाए। क्योंकि इतने सारे अधिकारी आप इंग्लैंड से तो ला नहीं सकते, इतने सारे कर्मचारी, एक जो बाबू वर्ग है, इनको आप इंग्लैंड से तो नहीं ला सकते थे। तो यहीं के लोगों को एजुकेट करो
और उसके बाद उन्हीं को नौकरी दे दो और उन्हीं के माध्यम से अपना कार्य संचालित करो। तो ये उद्देश्य था। तीसरा था ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, तो अपना धर्म प्रचार करो। और धर्म प्रचार के आड़ में फिर धीरे धीरे धर्मांतरण शुरू हुआ और जो कि आगे चल कर के बहुत बढ़ गया। तो इस अधिनियम में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले अधिनियम पे। और अगला अधिनियम क्या है? 1833 का चार्टर अधिनियम। और बहुत ही वो बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक पहलू को उसको समझेंगे, ताकि वहाँ से भी संदर्भित अगर कुछ भी तथ्य, कोई भी फैक्ट पूछ लिया जाए, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।